बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आपके बायो के कुछ कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करूं। मैंने इसलिए यूनिट वो सिलेक्ट किया है जो कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा यूनिट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यानी ये जो चैप्टर है हमारा उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी है और ऑर्गेनिक पार्ट भी है बायो के अंदर। ठीक है, टेक्निकल पार्ट ज़्यादा ऑर्गेनिक है क्योंकि इनऑर्गेनिक में सिर्फ हमारी बायो की बुक के अंदर वाटर को एक्सप्लेन किया गया। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर जिस ब्रांच को हम पढ़ते हैं वो बायोकेमिस्ट्री है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा आप दो बातों को पढ़ते हो। बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में दो बातें हैं। नंबर वन, व्हाट आर द वेरियस केमिकल कंपोनेंट्स। एक बात जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि हमारी केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं मुख्तलिफ इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड देन व्हाट आर द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। तो दो बातों को आप पढ़ोगे। बायोकेमिस्ट्री में हमने दो बातों को पढ़ना है, व्हाट आर द वेरियस केमिकल कंपोनेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे ऑल कलेक्टिवली नोन एज द मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं हम उन तमाम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है कि बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस दो तरह के हो सकते हैं। आइदर द मेटाबॉलिज्म इज द एनाबॉलिज्म, आइदर इट इज द कैटाबॉलिज्म। या तो एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे तमाम रिएक्शंस होते हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाए। यानी मैं यूं लिख सकता हूं कि मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीमर्स, या आप यूं भी कह सकते हो सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। आप इसे एनाबॉलिज्म कहते हो। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? वेयर द पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द मोनोमर्स। पॉलीमर्स टूटे और मोनोमर्स बने, दैट इज द कैटाबॉलिज्म, दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। नंबर सेकेंड कि एनाबॉलिक रिएक्शंस वो तमाम होते हैं वेयर द सिंपल कंबाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। और इन तमाम रिएक्शंस को की कंप्लीशन के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी रिक्वायर है, एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो तमाम होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी इन केस ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शन में देखो छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शंस आर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या है? ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, कोई छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी। कैटाबॉलिज्म में बड़ी चीज़ें टूटकर छोटी बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको उन तमाम रिएक्शंस की जो एनाबॉलिज्म में आते हैं, उनकी जो कैटाबॉलिज्म में आते हैं। जैसे आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, वेयर द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल along with the release of 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। छोटे मॉलिक्यूल्स हैं मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया तो क्या होगा? खुद ही बताओ ज़रा। इट इज़ द एनाबॉलिज्म। क्लियर? ऐसे ही आप एक प्रोसेस पढ़ते हो दैट इज़ नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन
ये आपको बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स दिखाई देंगे। सेलुलर एस्पिरेशन में क्या होता है, व्हेन अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 is broken down in the presence of 6 oxygen molecule, it result in the formation of 6 carbon dioxide, 6 water molecule along with the release of energy in the form of ATP। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये बड़ा है कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, जब ये टूटेगा तो सिंपल बनेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज द कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, मैंने आपको पहली बात बताई है कि व्हाट इज़ द एनाबोलिज्म एंड द कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ना मुख्तलिफ केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से कुछ आप बेटा चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हो कि हमारी बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ के आए हो। यहाँ ज़रा हम उससे एक लेवल आगे चले गए हैं। एक लेवल आगे कैसे गए हैं कि सेल आपको दो तरह के मिलेंगे। एक तरह का सेल वो होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल किसका होता है, द सेल ऑफ बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल रखता है। प्रोकैरियोटिक के बारे में आपने पढ़ा कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल या बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस ना हो। तो सेल में ट्रू न्यूक्लियस ना हो ऐसे सेल को आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हो, जैसे सेल ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे सेल भी हैं जो यूकैरियोटिक सेल हैं। अच्छा, ऐसे तमाम सेल होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे आप एग्जांपल देख लो मैमल्स की। हम मैमल्स की कैटेगरी में हैं, यानी हम वैसे एनिमल्स की कैटेगरी में हैं। एनिमल्स की ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, उनमें इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, उनमें वर्टिब्रेट्स भी होते हैं। हम वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉर्डेट्स में हैं, कॉर्डेट्स के अंदर हम क्लास मैमेलिया के अंदर मैमल्स में शामिल हैं। क्लियर? तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। जब आप इन दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो पहले तो याद करने का तरीका देखो, रट्टा लगाना है तो ज़रा तरतीब से लगाओ। इस टेबल में से MCQs इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपने रट्टा लगाना है तो पहले वो याद कर लो जो दोनों में बराबर हो। वाटर, चाहे सेल बैक्टीरिया का है चाहे सेल यूकैरियोट्स का है, दोनों में वाटर का जो प्रपोर्शन होता है वो 70% होता है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल एज वेल एज इन द नेचर। यानी अगर पूछ लिया जाए जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बता दो कौन सी चीज़ है जो सबसे अबंडेंट है, आंसर है वाटर। अगर आ जाए जी नेचर में बता दो सबसे अबंडेंट, तो भी आंसर क्या है, वाटर। इसके अलावा नंबर सेकंड पे आपने याद रखना है अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अदर ऑर्गेनिक इनको इसलिए स्पेसिफाई किया गया क्योंकि टेबल में आपको और भी कुछ ऑर्गेनिक मिलेंगे। अदर ऑर्गेनिक में कौन से हैं बेटा, ई से एंजाइम, एच से हार्मोन्स, एम से विटामिन्स और वी से विटामिन्स और एम से मेटाबोलाइट्स। चार चीज़ें आप अदर ऑर्गेनिक में देखोगे, ई से एंजाइम, एच से हार्मोन्स, वी से विटामिन्स और एम से मेटाबोलाइट्स। अच्छा, इनको देखो तो ये भी दोनों में बराबर हैं, 2%। मैंने कहा याद करना है तो पहले ये याद कर लो जो दोनों में जिनका प्रपोर्शन इक्वल हो। तो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, दे कलेक्टिवली आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनका जो प्रपोर्शन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरियोट्स में 2% है। इसके बाद है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो प्रोपोर्शन होता है आइदर द सेल इज द बैक्टीरिया आइदर द सेल इज द यूकैरियोटिक यानी मैमेलियन सेल, दोनों में 1% है। समझ आ रही है ना आपको, दोनों में 1%, यानी ये रट्टा लगाने का तरीका है। अब मैं आपको पहले वो बताता हूं जो यूकैरियोट्स यानी हमारे सेल में ज्यादा हो और बैक्टीरिया के सेल में कम हो, फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो बैक्टीरिया के सेल में ज्यादा हो हम में कम हो। अब मैं उसमें सबसे पहले देखो प्रोटीन जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें 15% है,
जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 18% है, बैक्टीरिया में 15%, जबकि यूकैरियोट्स में 18%। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3%, जबकि हमारे अंदर 4% सेल में। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स बैक्टीरिया में 2% और हमारे अंदर 3%। तो मैंने आपको 3 ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बताए हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं। ये वो तमाम होते हैं जिनका प्रपोर्शन ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कम और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ज़्यादा। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिनका प्रपोर्शन प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा हो। उसमें एक है डीएनए। डीएनए बैक्टीरिया में 1% और हमारे अंदर 0.2% एक टिपिकल सेल के अंदर। आरएनए, डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आरएनए होता है इन केस ऑफ द बैक्टीरिया इट इज 6%, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इट इज 1.1%। इट इज द 1.1%। तो ये मैंने वेरियस केमिकल कंपोनेंट्स बताए जो 2 तरह के सेल को कंपैरिजन करते हुए बताए, एक बैक्टीरिया का और एक हमारा सेल। ठीक है, ये तो आसान प्रोपोर्शन है, यानी एक ऐसा हिस्सा था जो आसान है, जो बच्चों को याद हो जाता है। अब दूसरे पोर्शन की तरफ आता हूँ जो थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल पार्ट में ना मैं पहले आपको ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ाता हूँ। देखो ऑर्गेनिक पार्ट जब भी आप पढ़ोगे उस ऑर्गेनिक के अंदर ना हमने 4 को पढ़ना है। एक पढ़ना है हमने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को, एक हमने पढ़ना है प्रोटीन्स को, एक हमने पढ़ना है लिपिड्स को और एक हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स को। यानी इस चैप्टर में बेटा आप ये 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये 4 है। अच्छा, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए इन चारों में से बताओ कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो न्यूट्रिशियस हैं, यानी जिन्हें आप एज अ फूड लेते हो या खा रहे हैं हम, उसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन न्यूट्रिशियस है और लिपिड न्यूट्रिशियस है। ठीक है, ये तीनों न्यूट्रिशियस है, यानी जो हम खुराक खाते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें लिपिड भी हो सकता है। हमने ये चारों ऑर्गेनिक हैं और ऑर्गेनिक की बेसिक डेफिनेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो ना। हर वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ना हो वो इनऑर्गेनिक है। जैसे आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन एक साथ ना हो, इनऑर्गेनिक। ऐसे वाटर को देख लो, इनऑर्गेनिक। अमोनिया को देख लो, इनऑर्गेनिक। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ हों वो ऑर्गेनिक है, जिसमें एक साथ ना हो वो इनऑर्गेनिक है। क्लियर? ये जो मैंने चारों मेंशन किए हैं बेटा, ये चारों के चारों ऑर्गेनिक होते हैं। चारों क्या हैं? ऑर्गेनिक है। मैं आपको इनके अंदर कुछ बातें बताता हूँ जनरली जो आपने याद रखनी है। चारों में एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, फिर चारों में नॉन एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, नॉन एसेंशियल। फिर चारों के मोनोमर्स कौन से होते हैं, मोनोमर्स, यानी सिंपल यूनिट इन चारों के कौन से हैं। पहली बात बता रहा हूं एसेंशियल एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा ना उसमें एज एन एसेंशियल एलिमेंट बेटा एक कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे बेटा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में नॉन एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन इज द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी नॉन एसेंशियल बेटा वो होता है जो हर कार्बोहाइड्रेट में ज़रूरी ना हो, हर कार्बोहाइड्रेट में ज़रूरी ना हो। जैसे आप देखो ना, आप जब अपना नाम लिखते हो ना, जैसे मेरा पूरा नाम जो है वो मोहम्मद यासिर ख़ान है और बाय कास्ट मैं बलोच हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के साथ जो है वो बलोच मेंशन नहीं कर रहा,
इसका मतलब ये है कि मेरे नेम के जो एसेंशियल पार्ट हैं वो मोहम्मद यासिर खान है, बलोच एक नॉन एसेंशियल है, मैं लगाऊं ना लगाऊं। क्लियर हो गई बात। तो एसेंशियल वो होते हैं जो हर किसी में ज़रूरी हो, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो किसी में हो किसी में ना हो। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हर कार्बोहाइड्रेट में होंगे, नाइट्रोजन किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में होगा। ऐसे ही प्रोटीन में मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताता हूँ, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। 4 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they are the essential elements of the protein, while sulfur is the non-essential element of protein. प्रोटीन में नॉन एसेंशियल एलिमेंट सल्फर होता है। ऐसे ही लिपिड्स में आप देखें कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लिपिड्स, while nitrogen and the phosphorus they are present in the few lipids. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिर्फ कुछ लिपिड्स में है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हर तरह के लिपिड में होता है। ऐसे न्यूक्लिक एसिड को देखें अगर, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बेटा नॉन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता, नॉन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। ये मैंने आपको बताया इनके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा इनके मोनोमर्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनके मोनोमर्स होते हैं मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स which are the simple carbohydrates, they are the monomers of the carbohydrates. प्रोटीन के मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेटा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं बेटा, लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। लिपिड्स की जो वेरियस कैटेगरीज होती हैं वो फैटी एसिड्स की वजह से हैं। और आखिरी है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स होते हैं दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। आपने ऑर्गेनिक की डिटेल पढ़नी है ना, आपको कुछ जनरल फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। जनरल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपको आने चाहिए? आपने केमिस्ट्री में मैट्रिक में शायद पढ़ा हो कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, तमाम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, हम इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द अल्केन। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, तमाम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, हम इसे अल्केन कहते हैं। जबकि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, तमाम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए और आप इसका टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दें, टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दें, देन इट इज नोन एज द अल्काइल एंड अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड एज द आर। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, तमाम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, एज यू रिमूव द टर्मिनल हाइड्रोजन दैट इज नोन एज द अल्काइल। इसके बाद है एक आपने ये ग्रुप पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O, इट इज नोन एज द कार्बोनाइल। C डबल बॉन्ड O इज नोन एज द कार्बोनाइल। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि इधर केमिस्ट्री इधर बायो के अंदर मिक्स हो गई है। बेटा ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला जो यूनिट है ना, ये बायो के अंदर ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसलिए आप ये यहाँ पे पढ़ लेंगे ना तो समझ लें आपका केमिस्ट्री का भी एक यूनिट हो गया, लेकिन ज़्यादा डिटेल इसकी बायो के अंदर है। तो C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर आप इसी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R यानी अल्काइल लगा दो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दो, इट इज़ नोन एज द एल्डिहाइड्स। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R यानी अल्काइल चेन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज द एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R और दूसरी तरफ भी R, इट इज नोन एज द कीटोन्स।
कार्बोनाइल ग्रुप के अगर मैं एक तरफ भी R यानी अल्काइल चेन और दूसरी तरफ भी R यानी अल्काइल चेन लगा दूं, देन इट बिकम्स द कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R और दूसरी तरफ OH लगा दूं, इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फैटी एसिड्स। ये C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ R है, ये फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला आता है। इसके बाद हो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R है और दूसरी तरफ OR है, इट इज द ईस्टर। तो बायो के अंदर ना बेटा आप यही फंक्शनल ग्रुप कुछ पढ़ते हो कि अल्काइल चेन क्या होती है, R बार बार यूज होगा। उसके बाद है कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या है, ईस्टर क्या होते हैं, यानी ये चीज़ें बार बार आएंगी। देखो हम जिसकी डिटेल पढ़ेंगे ना वो सबसे पहले होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्ट में ही आपको एक स्लाइड मिलेगी, ये व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मेहनत करके एक स्लाइड बनाई गई है जिससे आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। देखो टर्म पे फोकस करो, टर्म के अंदर दो चीजें हैं, एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट्स। एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं विच आर नोन एज द हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी ये टर्म ने हमें मतलब बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। नंबर सेकंड पे अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन बताई गई है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन द एसेंशियल एलिमेंट्स द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। तीन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में ना अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखें देन इट इज सेम एज दैट इन द वाटर, यानी द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसी वाटर में होती है। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो कितनी होती है, 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो वही सेम है जैसी वाटर के अंदर है, दैट इज द 2:1। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर वो मॉलिक्यूल नेचर के अंदर जिसमें रेशो 2:1 हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की और हम कहें जी वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप देख लो C2H4O2, C2H4O2, जरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो निकाल लो, रेशो क्या बनती है, 2:1। But it is not the carbohydrate, it is the molecular formula of acetic acid. इसका मतलब है बेटा ये बात भी जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 हो तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। और ये भी जरूरी नहीं है कि रेशो 2:1 हो फिर कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे एग्जाम्पल है C5H10, एग्जाम्पल है बेटा C5H10O4, C5H10O4, it is the molecular formula of deoxyribose, deoxyribose, यानी बेटा ये वो शुगर होती है जो डीएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में। ये जो हम डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं वो इसी बिहाफ पे कहते हैं कि उसमें शुगर डीऑक्सीराइबोज है। अब डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 है। अब आप रेशो देख लो, क्या रेशो 2:1 आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब है उसके बावजूद भी ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। दूसरी बात बताई कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वेयर द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज दैट इन द वाटर, 2:1 होती है जनरली, लेकिन ये बात हर जगह भी फुलफिल नहीं होती।
हर जगह भी फुलफिल नहीं होती। फिर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे उसकी डेफिनेशन आपको इधर दिखाई देगी कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो आपने पढ़ा उसमें से मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में आंसर करने हैं। वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में आंसर करने हैं। जो मैंने पढ़ाया मैं उसी में से सवाल पूछ लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछता हूं, 4 ऑप्शन रख रहा हूं यहां पर। अल्फा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बीटा ऑप्शन लिपिड्स, चार्ली ऑप्शन प्रोटीन्स और डेल्टा ऑप्शन वाटर। पहला एमसीक्यू है, सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सेल कौन सा होता है? आपको आंसर आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करें। दूसरा है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द नेचर कौन सा है? ओवरऑल अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है ओवरऑल अबंडेंट इन नेचर कौन सा है? और आखिरी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा मॉलिक्यूल है? डैश इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे और आप कंट्रीब्यूट भी करेंगे आंसर देते हुए। जिसके 5 के 5 क्वेश्चंस ठीक होंगे इंशाल्लाह उसको सिटी कॉलेज की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप जो है वो लेक्चर को सुने भी सही, अंडरस्टैंड भी करें। जो बातें आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।